9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। जय हिंद प्यारे दोस्तों। 14 जुलाई 2013 का दिन भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए यादगार दिन साबित हो सकता है। अगर चंद्रयान 3 का जो लक्ष्य है वो पूरी तरह सफल हो जाता है तो आखिर क्या है चंद्रयान 3 का लक्ष्य और क्या है इस चंद्रयान 3 की विशेषताएं जो चंद्रयान 2 से काफ़ी डिफरेंट है, इसको जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। पूरी वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो को आपने अंत तक देखा और पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर दिए तो आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट। तो चलिए देखते हैं आखिर इस चंद्रयान 3 के मिशन की आखिर क्या विशेषताएं हैं और क्या इसका लक्ष्य है जो चंद्रयान 2 से बिल्कुल अलग है। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये अच्छे से जान लीजिए कि जो चंद्रयान 3 की अवधि रखी गई है वो 42 दिन की रखी गई है। अगर 42वें दिन यानी कि 25 अगस्त 2023 को लैंड रोवर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्टली लैंड कर जाता है तो वो एक सक्सेसफुल लूनर मिशन साबित होगा, यानी कि चंद्रयान 3 मिशन एक सक्सेसफुल लूनर मिशन साबित हो पाएगा और अमेरिका, रूस, चाइना के बाद विश्व का चौथा देश हो जाएगा जिसने चांद पर कदम रखा हो। लेकिन वो एक पहला देश होगा जो चांद से डेटा कलेक्ट करके अर्थ को भेजेगा, जिसमें कंप्लीट अर्थ की फॉर्मेशन से लेके इवोल्यूशन की हिस्ट्री डिस्कस कर पाएंगे। प्यारे दोस्तों, चंद्रयान 3 के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा इसरो की हिस्ट्री को जान लेते हैं। दोस्तों जब भारत देश आज़ाद हुआ था तब किसी ने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई भारतीय चांद पर अपना कदम रख पाएगा। कदम रखना तो दूर की बात है, किसी ने ये तक नहीं सोचा था कि खुद का अपना एक रॉकेट भी बना पाएगा। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक कार्टून के माध्यम से भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान की मजाक बनाई, जिसमें 2 लोग अखबार पढ़ रहे हैं और 2 किसान बाहर से दरवाज़ा खटखटा रहे हैं रेस्टोरेंट के बाहर। उस कंट्रोवर्सी के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने काफ़ी माफ़ी भी मांगी थी। भारतीय स्पेस एजेंसी को डेवलप करने में विक्रम साराभाई का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि पहला जो रॉकेट भारत के द्वारा छोड़ा गया था वो नासा के साथ कोलैबोरेशन करके लाया गया था और काफ़ी जुगाड़ टेक्नोलॉजी से उसको लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी उस समय। नासा के साथ कोलैबोरेशन की पूरी जिम्मेदारी विक्रम साराभाई को दी गई थी। यहाँ तक कि जो स्पेस रिसर्च सेंटर इंडिया में बनाना था उसको जगह ढूंढने की जिम्मेदारी भी विक्रम साराभाई को दी गई थी, क्योंकि जहाँ पे स्पेस रिसर्च सेंटर बनाना था वहाँ पे मैग्नेटिक इक्वेटर का होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन जब ये जगह मिली तो वहाँ पे एक चर्च पाया गया था, तो चर्च को हटाने के लिए पादरी को कन्विंस करने तक की पूरी जिम्मेदारी भी विक्रम साराभाई को दी गई थी। स्पेस रिसर्च सेंटर की जगह ढूंढने के लिए भी विक्रम साराभाई को काफ़ी पापड़ बेलने पड़े थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले यहाँ पर एक चर्च था और स्पेस रिसर्च सेंटर के लिए पादरी को बनाना आसान टास्क नहीं था, क्योंकि स्पेस रिसर्च सेंटर का मैग्नेटिक इक्वेटर में होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी मुश्किल से ढूंढने के बाद ही एक जगह ऐसी मिल पाई थी जहाँ पे मैग्नेटिक इक्वेटर की लाइन जा रही थी और वहाँ पे पहले से ही एक चर्च बना हुआ था। किसी तरह 21 सितंबर 1962 को पहला रॉकेट लॉन्च हुआ जो था अपाची। ये रॉकेट नासा के द्वारा कोलैबोरेशन के दौरान इंडिया को दिया गया था। उसके ठीक 6 साल बाद INS COPAR यानी कि इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की नींव रखी गई, जिसको बाद में रिब्रांड इसरो के नाम से किया गया। इस दौरान जर्नी तो काफ़ी मुश्किल रही दोस्तों, लेकिन हमारे भारतीय साइंटिस्ट ने कभी हार नहीं मानी। शायद यही कारण रहा, उन्होंने इसी हिम्मत और जुनून की वजह से एक और विजय पताका इसरो के द्वारा लहराई गई 1975 में, जब आर्यभट्ट नाम का पहला सैटेलाइट छोड़ा गया सोवियत संघ की मदद से, जिसमें सोवियत संघ ने सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए रॉकेट बनाने में मदद की थी। अंतरिक्ष अनुसंधान का सफर आज़ादी के बाद से ही काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है दोस्तों, लेकिन फिर भी इसरो ने कभी हार नहीं मानी और 166 सक्सेसफुल मिशन कंप्लीट किए। वाकई में भारत के वैज्ञानिकों और सैनिकों की तारीफ जितनी भी कर लें कम है। चलिए अब बढ़ते हैं चंद्रयान मिशन पर। आप लोगों को भी ये जानकर हैरानी होगी, जिस चंद्रयान मिशन को पूरा करने में भारत 42 दिन लगा रहा है उसको अमेरिका और रूस ने
महज यानी कि केवल 4 दिन में पूरा कर दिया, और वो भी 50 साल पहले। चलिए इसका मेन कारण समझते हैं। दोस्तों, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें स्पेस में पहुंचाना होता है, उसके लिए रॉकेट की ज़रूरत होती है, और रॉकेट में लगे होते हैं टर्बोजेट इंजन। जितने पावरफुल बूस्टर इंजन लगे होंगे, उतनी ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन होगा और उतना ही महंगा मिशन हो जाएगा। लेकिन इसरो को अपने ज़्यादातर मिशन थोड़े इकोनॉमिकल रखने होते हैं, क्योंकि जो इसरो का बजट होता है काफ़ी इकोनॉमिकल रहता है। इसलिए चंद्रयान 3 पहले धरती के चक्कर लगाएगा, फिर 5 चक्कर लगाएगा, जिससे वो खुद की गति को प्राप्त कर लेगा, और फिर जंप करेगा लूनर ऑर्बिट में, यानी कि चंद्रमा की ऑर्बिट में। इसी वजह से चंद्रयान 3 को 42 दिन लगने वाले हैं अपने मिशन को कंप्लीट करने में। अब बढ़ते हैं दूसरे पहलू की ओर। चंद्रमा में ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण काफ़ी कम है, जिसकी वजह से वहाँ एटमॉस्फेयर बिल्कुल ना के बराबर है। एटमॉस्फेयर की कमी की होने की वजह से लैंडर को नीचे उतरने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लैंड करने के लिए वो पैराशूट का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, जिसके सॉफ्ट लैंडिंग मुश्किल हो जाती है। अगर थ्रस्टर्स को लैंडर में बढ़ा दे स्पीड को कम करने के लिए, उससे भी काफ़ी मुश्किलें सामने आती हैं, क्योंकि जो धूल मून की सरफेस से उड़ेगी वो आसानी से सेंसर्स को डैमेज कर सकती है। चंद्रयान 3 मिशन का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये होगा कि किसी तरह साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाए। और आपको पता है, ग्रेविटी नहीं होने की वजह से यहाँ पे एटमॉस्फेयर का अभाव है, कमी है, और यहाँ पे लैंडिंग कराना काफ़ी टफ हो सकता है। इसलिए यहाँ पे इसरो ने काफ़ी बड़े स्टेप लिए हैं इस बार, जिससे कि ये लैंडिंग फेल ना हो पाए, क्योंकि इस बार इन्होंने ऑर्बिटल मैन्यूवर में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है। इसी के साथ उन्होंने एक परफेक्ट लैंडिंग स्पॉट भी पहले से ही डिसाइड करके रखा हुआ है, जहाँ पे लैंडर को सॉफ्टली लैंड कराना है। 270 स्पेस एजेंसियों में से 11 स्पेस एजेंसियाँ ऐसी हैं जिन्होंने सक्सेसफुल लूनर मिशन को कंप्लीट किया, लेकिन उनमें से केवल 3 ही देश ऐसे हैं, यानी कि रूस, यूएस और चाइना, जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग अच्छे से की। 11 स्पेस एजेंसियों में से केवल 3 ही कंट्रियां ऐसी हैं जिन्होंने सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग की है, जिसका मतलब हुआ कि केवल 27% ही, अगर देखा जाए 11 स्पेस एजेंसियों में से केवल 3 स्पेस एजेंसियां यानी कि यूएस, चाइना और रूस ऐसी हैं जिन्होंने सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग की है चंद्रमा में। इसके अलावा अगर मार्स में देखा जाए, वहाँ पे 5 स्पेस एजेंसियों में से केवल 2 स्पेस एजेंसियाँ ही ऐसी हैं जिन्होंने सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग की है। इसका मतलब हुआ जो मार्स में सक्सेस रेट है वो केवल 40% है, जबकि मून में 27%, यानी मून में लैंडिंग करना और भी ज़्यादा टफ है। इसका रीज़न ये है कि मार्स में जाने में एवरेज किसी भी स्पेसक्राफ्ट को जो टाइम लगता है वो 7 महीने का लगता है, जबकि मून में 3 दिन लगता है। और इसमें जो मून की जो दूरी है वो काफ़ी कम है, और जो स्पेसक्राफ्ट की जो स्पीड होती है वो मान के चलिए 20,000 किलोमीटर प्रति आवर्स होती है। और इतने कम टाइम में किसी भी स्पेस शटल को ऑर्बिट में सेट करके लैंड रोवर को मून में सॉफ्टली लैंड कराना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होता है, क्योंकि इतनी कम दूरी और स्पेस शटल की इतनी ज़्यादा स्पीड 20,000 किलोमीटर को मेंटेन करना काफ़ी टफ होता है। ज़रा सा डिफ्लेक्शन हुआ नहीं कि जो सैटेलाइट है वो आपका अपने ट्रैक से हट सकता है और वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। स्पेसक्राफ्ट को सही ट्रैक पर लाने के लिए साइंटिस्ट के पास केवल 15 से 20 मिनट का समय ही होता है। इससे 1 सेकंड की भी अगर देरी होती है तो सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय होने से कोई भी नहीं बचा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि कम दूरी में बहुत ही लार्ज स्पीड को ऑब्जेक्ट के द्वारा कंट्रोल कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है, और ख़ासकर कि तब जब डिस्टेंस काफ़ी कम हो। कम दूरी में लार्ज स्पीड के ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर पाना काफ़ी मुश्किल ही नहीं इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि यहाँ पे दूरी भी कम है और टाइम बहुत कम है, और स्पीड जो है 20,000 किलोमीटर पर सेकंड, विच इज़ वेरी वेरी लार्ज स्पीड। तो ऐसे में टास्क काफ़ी इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर स्पेसक्राफ्ट को किसी तरह से क्रैश होने से बचा भी लिया जाए तो भी लैंडिंग के समय काफ़ी सारी दिक्कतें आने वाली हैं। पहली, मून में एटमॉस्फेयर नहीं होने की वजह से पैराशूट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है लैंडर की स्पीड को कट डाउन करने के लिए। अब आप पूछेंगे कि भाई वहाँ पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि मून में ग्रेविटी अर्थ के कंपेरेबल 1/6 है, यानी ग्रेविटी काफ़ी कम है। किसी भी चीज़ को पकड़ के रखने के लिए ग्रेविटी का बहुत बड़ा योगदान होता है, जो कि काफ़ी कम है। आप अगर हल्की भी जंप लेते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा हाइट पे जा सकते हैं, क्योंकि कम गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हाइट आसानी से गेन की जा सकती है। इसलिए एटमॉस्फेयर
काफ़ी दूर है, लगभग ना के बराबर है, क्योंकि एटमॉस्फेयर को पकड़ने के लिए भी ग्रेविटी का बहुत बड़ा रोल होता है। जबकि मार्स में एटमॉस्फेयर होने की वजह से वहाँ पर पैराशूट के साथ साथ थ्रस्टर्स का इस्तेमाल बड़ी आसानी से किया जा सकता है। जब कोई लैंड रोवर मून पर लैंड करता है तो हैवी थ्रस्टर्स की वजह से जो वहाँ की मिट्टी होती है वो उड़ेगी और उससे सेंसर्स का ख़राब होना बढ़ जाता है और मिशन फेल हो सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरे सबसे बड़ी मुसीबत में, जो है बहुत ज़्यादा तापमान में अंतर। जी हाँ दोस्तों, जो मून की सरफेस सूरज के जितने नज़दीक रहती है उसका तापमान 120 से लेकर 130 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि जो दूर रहती है उसका -280 डिग्री सेल्सियस। साउथ पोल जहाँ पर चंद्रयान 3 को लैंड रोवर को उतरना है वो आपका जंक्शन पॉइंट है इन दो तापमान का, यानी कि थर्मल जंक्शन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जहां पर कम तापमान और अधिक तापमान के बीच का तापमान पाया जाए। अगर लैंड रोवर की लैंडिंग अचानक से हो जाती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं थर्मल शॉक वेव्स के। अब थर्मल शॉक वेव्स क्या होती हैं? थर्मल शॉक वेव्स एक तरह की थर्मल करंट का शॉर्ट सर्किट होता है, तो इसको हम बाद में कभी समझेंगे। तो फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि ज़्यादातर लैंड रोवर्स ज़्यादातर कंट्रीज़ के इसलिए डिस्ट्रॉय हो जाते हैं क्योंकि इन्हीं थर्मल शॉक वेव्स की वजह से जो अचानक लैंडिंग, जब लैंड रोवर्स अचानक से लैंड करते हैं इसकी वजह से थर्मल शॉक वेव जनरेट होती है और यही थर्मल शॉक वेव्स उन लैंड रोवर्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, इसलिए ज़्यादातर मून मिशन फेल हो जाता है। चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं। अगर सुपर हॉट वाटर को किसी ग्लास यानी कि सुपर कूल लिक्विड में डाला जाता है तो वो तुरंत बर्स्ट हो जाता है। इसी तरह चंद्रयान 3 भी जरा सी गलती के कारण फेल हो सकता है, जिस तरह चंद्रयान 2 मिशन फेल हुआ। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है दोस्तों इस बार, क्योंकि इसरो के साइंटिस्ट अच्छे से पहले से ही तैयार हैं। उन्होंने पहले से ही एक ऐसा स्पॉट ढूंढ निकाला है जहां पर लैंडिंग को आसान किया जा सकता है और इन सारी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन धरती से ही पूरे मिशन को कंट्रोल कर पाना काफ़ी मुश्किल टास्क है। ऐसा इसलिए दोस्तों, एक तो मून में कदम रखते ही तापमान बड़ी तेज़ी से बदलने लगता है, जिसका रीज़न मैं बता चुका हूँ। मून का एक हिस्सा सूर्य के जो पास है वो काफ़ी गर्म रहता है और जो हिस्सा काफ़ी दूर है और वो काफ़ी ठंडा रहता है, क्योंकि मून को अपने एक रोटेशन को पूरा करने में 28 दिन लगते हैं। ज़्यादातर मून मिशन इसलिए भी फेल हो गए हैं क्योंकि वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना काफ़ी मुश्किल टास्क रहता है और हैवी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण थर्मल शॉक जनरेट होती है, जिसके कारण लैंडर डिस्ट्रॉय हो जाता है। दोस्तों इस बार चंद्रयान 3 की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि मिशन में इस बार ऑर्बिटल का इस्तेमाल नहीं हुआ है, क्योंकि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो पहले से ही ऑर्बिट में मौजूद है, जो सिग्नल को पहुंचाने में रामबाण साबित होगा। इसी के कारण चंद्रयान 3 4 साल में कोविड होने के बावजूद इतनी ड्रास्टिक सिचुएशन फेस करने के बाद भी पॉसिबल हो पाया, वो भी इतने कम टाइम में। ऑर्बिटर के नहीं होने की वजह से इस बार लैंडर और रोवर को ले जाना काफ़ी आसान हो गया और इकोनॉमिकल भी बैठा इसरो के लिए, क्योंकि यहाँ पर ईंधन के साथ साथ टाइम की भी बचत हुई है, जो कि काफ़ी काबिल तारीफ़ है। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लैंडर और रोवर दोनों को मिलाकर टोटल वेट 3900 kg है, एक हाथी के बराबर, जो कि पिछली बार भी इतना ही था। हाँ, लेकिन कुछ सेंसर और डिटेक्टर जरूर ऐड हुए हैं। अंतर केवल ऑर्बिटर का ही देखा गया है इस बार। सबसे बड़ा जो अंतर रहा इस बार वो ये है कि इस मिशन में ऑर्बिटर का इस्तेमाल नहीं हुआ है, क्योंकि चंद्रयान 2 के दौरान जो ऑर्बिटर यूज़ हुआ था वही काम कर रहा है मून की ऑर्बिट में। अब आप कहेंगे कि आखिर ऑर्बिटर का काम क्या होता है? ऑर्बिटर का काम होता है मून की सरफेस को अच्छे से स्कैन करना, जहाँ पे स्पॉट को हम डिटेक्ट कर सकें और वहाँ पे लैंडर को सॉफ्टली लैंड कर सकें। और ये काम चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही कर रहा है मून की ऑर्बिट में रहकर, जिसकी मदद से वैज्ञानिकों ने ये बढ़िया ढंग से पता लगाया कि आखिर वो कौन सा स्पॉट है जहाँ पर चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर को सॉफ्टली लैंड कराना चाहिए, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब जैसे ही लैंडर मून की सरफेस में सॉफ्टली लैंड करता है, उसके बाद हमारा अगला मिशन होगा कि किस तरह रोवर को सही से सरफेस में डिप्लॉय करना। अब जैसे ही रोवर लैंडर से निकलकर मून की सरफेस में डिप्लॉय होगा, उसमें लगा LBS यानी कि लेज़र इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप मून में पड़ी हुई सॉइल के केमिकल कंपोजिशन को एक्साइट करेगा तुरंत, और उस केमिकल कंपोजिशन की एक्साइटेशन से उसमें से अल्फा रेस और एक्स रेज निकलेंगी, जिसको तुरंत डिटेक्टर आसानी से एनालाइज कर लेगा जो लगा हुआ है लैंडर में, और ये सारी इंफॉर्मेशन ऑर्बिटर के थ्रू कन्वे की जाएगी
इसरो की उसके डीप रिसर्च सेंटर में। जैसे ही मून की सरफेस में पड़ी हुई सॉइल की केमिकल कंपोजिशन एक्साइट होगी तो उसमें से जो अल्फा और एक्स रेज निकलेंगे उसको तुरंत रोवर में लगे हुए डिटेक्टर आसानी से डिटेक्ट करके एनालाइज करेंगे और साउथ पोल की सॉइल का कंपोजिशन का पता लगा सकेंगे। इसके साथ साथ मून की एटमॉस्फेयर की मिस्ट्री का भी आसानी से पता लगा सकेंगे, क्योंकि मून की सरफेस से 10,000 किलोमीटर तक की दूरी में आयनोस्फेयर की एक परत मिली है। उसका कारण आखिर क्या है? जैसा पहले बताया गया है, ग्रेविटी बहुत कम होने के कारण मून में एटमॉस्फेयर का पाया जाना काफ़ी इम्पॉसिबल है। लेकिन हाल ही की एक स्टडी से ये पता चला है कि मून की 10 किलोमीटर की दूरी तक एक आयनोस्फेयर की पतली सी परत है, जिसका असली कारण अभी तक किसी को नहीं मालूम है। चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर में जो रांभा और चेस्टर नाम के 2 स्पेशल सेंसर लगे हैं वो आयनोस्फेयर की कंप्लीट जानकारी दे सकते हैं। इसी के साथ साथ मौसम की जानकारी भी आसानी से मिल सकती है। अर्थक्वेक की जानकारी के लिए इर्सा डिटेक्टर के साथ साथ लैंग्वेज प्रो का भी इस्तेमाल किया गया है, जिससे सूरज से आती हुई प्लाज्मा वेव्स को आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। आखिर मून के ऊपर आयनोस्फेयर किसके कारण बना? सूरज से आती हुई रेडिएशन से या फिर चांद की सरफेस में जो केमिकल कंपोजिशन है उसके कारण? इसका पता लगाने के लिए लैंडर और रोवर अपने आप में सक्षम है। इसके साथ साथ प्रोपल्शन मॉड्यूल में शेप नाम का डिटेक्टर लगा हुआ है जो अर्थ के जैसे एक्सोप्लैनेट को आसानी से जज कर सकता है। उनके केमिकल कंपोजिशन की भी स्टडी आसानी से कर सकता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि मून का ज़्यादातर भाग क्रेट्स, वैलीज और काफ़ी अंधेरे से घिरा हुआ है और ये हम अच्छे से जानते हैं। रोवर और लैंडर पर ज़्यादातर लगे सेंसर और डिटेक्टर सोलर पैनल से ही ऑपरेट होते हैं। अगर चार्जिंग सिस्टम को सपोर्ट नहीं मिल पाया इस समय तो भी कम्युनिकेशन सिस्टम ब्रेक कर सकता है। फिलहाल चंद्रयान 3 रिजल्ट कुछ भी रहे, हमें भारतीय वैज्ञानिकों का सपोर्ट करने में कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि स्पेस सेक्टर में अभी भी भारत काफ़ी पीछे है और उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। अब अंत में मैं आप लोगों के लिए एक प्रश्न लेकर आया हूँ। अगर आपने ये प्रश्न का आंसर सही दिया तो आप जीत सकते हैं सरप्राइज गिफ्ट। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, एक पेंडुलम का टाइम पीरियड अगर 24 घंटे है तो चंद्रमा पर अगर ये पेंडुलम को ले जाया जाता है तो बताइए उसका टाइम पीरियड कितना होगा? तो सही उत्तर देने वाले को मिलेगा एक सरप्राइज गिफ्ट, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको अच्छे से देना होगा। वीडियो पसंद आई तो डेफिनेटली लाइक करके शेयर करना ना भूलें और ऐसी एजुकेशन वीडियोस को अपने दोस्तों, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें। और आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आपको आने वाली वीडियो किस पे चाहिए और इसी तरह की बेस्ट एजुकेशनल लर्निंग वीडियोस आप लोगों के लिए यहाँ पर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट बढ़िया सी एजुकेशन वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।